हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को। नेक्स्ट रूलर जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, दैट विल बी अहमद शाह। और इसका अगर आप टाइम पीरियड देखोगे दैट इज फॉर 6 ईयर्स, 1748 से लेकर 1754 तक ये कार्यकाल में था एज अ मुगल एम्परर। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, अहमद शाह जो है इसका नाम यहां पर दे रखा है और पूरा नाम आपको यहां पर दे रखा है पीएमएफआईएस की बुक में। अहमद शाह बहादुर जो है इसका पूरा नाम था, इसका कंप्लीट नेम था। और ये जो मुगल एम्परर की लिस्ट में अगर हम काउंटिंग करें तो ये 14th नंबर पर आता है। 14वें नंबर का ये रूलर था जिसका नाम था अहमद शाह बहादुर। अब क्या था मुगल एम्पायर के अंदर? देखो, मुगल एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से क्रम्बल हो चुका था। प्रीवियस लेक्चर में आपने ये जाना था कि कैसे मुगल एम्पायर में एम्परर्स ने ध्यान नहीं दिया और कुछ जो एबल वजीर हो सकते थे जैसे निज़ाम उल मुल्क, वो मुगल एम्पायर को छोड़ के चले गए और उन्होंने अपनी सेपरेट स्टेट बना ली जैसे हैदराबाद। और बाद में इसका असर जो है बाकी और भी जो मुगल एम्पायर के साथ जुड़े हुए जो राज्य थे उन पर पड़ा और वो भी धीरे धीरे करके तितर बितर करके अलग होते गए। तो यानी कि इस टाइम पर, जिस टाइम पर अहमद शाह बहादुर मुगल एम्पायर को इनहेरिट कर रहा है एज अ मुगल एम्परर, यहां पर एम्पायर इसको काफ़ी वीक जो है वो मिलेगा। अब ये सब कुछ कैसे संभाल पाएगा, संभाल भी पाएगा कि नहीं पाएगा, वो हम जानते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो देखो, इसने ना जो एम्पायर इनहेरिट करा था मुगल एम्पायर, वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। ठीक है, प्रॉब्लम्स आप जानते ही हो प्रीवियस लेक्चर से कि जो भी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थी, तो मुगल एम्पायर जो है अगर औरंगजेब के टाइम पर अगर हम कह दें कि वो पीक पर था, तो हर एक एम्परर उसके बाद जो आया है उसको एक डिक्लाइनिंग फेज ही मिला है मुगल एम्पायर का। और हर किसी के टाइम पर कुछ ना कुछ चुनौती रही है। और बेसिकली मुगल एम्परर्स का जो रवैया जो था वो इंटरेस्ट भरा था ही नहीं, कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था एम्पायर को संभालने में, उसको रोक पाने में, उसको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाने में। फालतू के रेवेन्यू एक्सपेंसेस करना, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान नहीं देना। कुछ जो उनको काबिल व्यक्ति मिलते भी थे तो उनको अपने हाथों से खो दिया, उन पर ट्रस्ट ना करके, और फालतू लोगों पे उन्होंने ट्रस्ट कर दिया। तो 100 बातों की एक बात, कुल मिलाकर अगर बात करें हम, अहमद शाह बहादुर को जो कि 14th मुगल एम्परर था, उसको जो मुगल एम्पायर मिला था विरासत के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। और ये 6 साल के लिए कार्यकाल में था, जैसा कि मैंने आपको बताया 1748 से लेकर 1754 तक। ठीक है, ये तो बेसिक बात थी इसके बारे में। अब कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जानते हैं। देखो, अहमद शाह बहादुर ना काफ़ी इनइफेक्टिव रूलर था और उसकी जो इनएफिशिएंसी थी, इनइफेक्टिवनेस थी, ये किसी और ने क्लेम नहीं करी कि अगर हम इसको कह रहे हैं कि अहमद शाह बहादुर इनइफेक्टिव रूलर था, तो ऐसा दूसरे नोबल्स का या वजीर का कहना नहीं था। ये इसकी खुद की जो मम्मी थी उसका मानना था। इसकी मदर की नज़रों में ये एक काबिल रूलर नहीं था, ये काफ़ी ज़्यादा इनइफेक्टिव रूलर था। तो दोस्तों होता क्या है, अगर कोई राजा है और उसकी कोई बीवी है तो हम उसको रानी कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके कार्यकाल में आपको एक स्पेशल चीज जानने को मिलेगी। अगर एक राजा है और उसकी बीवी जो है, या तो वो रूल करने में इतनी एफिशिएंट नहीं है, या फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है, या फिर राजा की जो बीवी है उसकी जो सासू माँ यानी कि राजा की जो मम्मी है, अगर उसका इंटरेस्ट ज्यादा है एम्पायर को रूल करने में, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्वीन मदर। अब जनरली आगे आपको कुछ भी डिस्कशन करवाने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो, किंग की जो वाइफ होती है, आप जर्नली हिस्ट्री की किताबों में उसी को क्वीन मानते हो, राइट? और क्वीन होती भी वही, आपका मानना कोई गलत नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या टर्म दी? मैंने आपको एक स्पेशल टर्म दी। मैंने आपको बताया एक टर्म क्वीन मदर के बारे में। यानी कि जो राजा है वो तो विराजमान है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर या किंगडम के अंदर इतनी एफिशिएंट नहीं है, या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसको खानदान के कुछ लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो क्वीन की पोजीशन नहीं है उस किंगडम के अंदर। राजा की जो मम्मी है, अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट रखती है रूल करने में, तो उनको हम क्वीन कहेंगे। लेकिन क्योंकि वो राजा की मम्मी है, इसके लिए एक टर्म यूज होगा, दैट विल बी क्वीन मदर। ठीक है, तो क्वीन मदर का यहां पर यह मानना था कि जो अहमद शाह बहादुर है
वो काफी ज्यादा एक इनइफेक्टिव रूलर है, वो अच्छे से रूल नहीं कर सकता। इसको हमेशा ऐसा बोल के रखा गया, भाई तू निब्बा है, तेरे को कुछ नहीं पता, तुम अभी छोटे हो, तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। यार वो मुगल एम्परर है, 14th मुगल एम्परर है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं थी। और उसकी इज्जत बाकी नोबल्स या वजीर्स या जो दूसरी अथॉरिटीज थी उनकी वजह से नहीं, वो कंप्लीट सपोर्ट करते थे। मम्मी नहीं चाहती थी इसकी, अहमद शाह बहादुर की, कि ये जो है सब कुछ अपने मन मुताबिक चलाए। और मुगल एम्परर के होते हुए भी उन्होंने किसी और मर्द के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट अपना रिपोज करा और उसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज देखती थी। ठीक है, अब ऐसा क्यों था ये हम जानते हैं इस लेक्चर में। तो इसकी जो मदर थी ये बहुत ज्यादा इसको इन्फ्लुएंस करती थी अहमद शाह बहादुर को, और उसकी मम्मी का नाम था उधम बाई। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपको क्वीन मदर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो आप उधम बाई को कहोगे क्वीन मदर किसकी, अहमद शाह बहादुर की। ठीक है, क्वीन थी लेकिन क्योंकि बीवी नहीं थी, मम्मी थी अहमद शाह बहादुर की, तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे क्वीन मदर। तो अहमद शाह बहादुर के कार्यकाल में ड्यूरिंग हिज रूल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वैसे तो मुगल एम्परर के हाथ में होना चाहिए अगर मुगल एम्परर जिंदा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सिर्फ एक पपेट था। मतलब ये इसके इमेज पर, इसके नाम पर सब कुछ यूज होता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन असली में मुगल एम्परर अहमद शाह बहादुर के हाथों में ना होकर इसकी मम्मी के हाथों में था, इन द हैंड्स ऑफ उधम बाई। ठीक है, जो कि रूल करती थी स्टेट को। अब देखो उस जमाने के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है ना, और उस जमाने के अंदर जो औरतों की जो स्थिति थी या उनकी जो पोजीशन थी किसी भी किंगडम या एम्पायर के अंदर, वो इतनी वर्चस्वधारी नहीं हुआ करती थी, इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं हुआ करती थी। तो अगर एक औरत अपने आप को एक क्वीन मदर कह भी रही है, तो उसको एक बंदा, एक मर्द चाहिए रूल करने के लिए। तो आप कहोगे सर इसमें दिक्कत क्या है, अपने बेटे को गाइड कर देती, अपने बेटे को बता देती कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन नहीं, इसने ऐसा नहीं करा। एक्चुअली कहानी कुछ और है इसकी मम्मी के इस रवैये के पीछे। क्या ये अपने बेटे से चिढ़ती थी? बेटे से नहीं चिढ़ती थी, लेकिन बेटे से ज्यादा प्यार किसी और को करती थी, और उस बंदे का नाम था जावेद खान। जावेद खान उधम बाई का, जो कि अहमद शाह बहादुर की मम्मी थी, जावेद खान उनका आशिक था। और यहां पर एक टर्म दे रखा है पैरामर, ठीक है, या पैरामूर भी आप इसको कह सकते हो। तो पैरामाउर का दोस्तों मतलब होता है हिंदी में जब हम किसी को किसी का यार बोलते हैं। ठीक है, यार का मतलब होता है आपका वो आशिक है या आपकी वो माशुका है। अब यहां पर क्योंकि फीमेल की बात हो रही है और वो फीमेल का आशिक है, उसका यार है, तो उसको हम कहेंगे पैरामूर। जावेद खान जो कि उधम बाई जो थी अहमद शाह बहादुर की मम्मी, उसका आशिक था, और उसने इस तरीके से उधम बाई की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी थी, और दोनों मिलकर ऐसी रंजिशें रचाते थे पूरे के पूरे कि अहमद शाह बहादुर की जो स्थिति थी बीइंग अ मुगल एम्परर होते हुए भी वो कुछ भी नहीं थी, सब कुछ इसी की चलती थी। ठीक है, क्योंकि इनका अफेयर चलता था साथ में, और इनके सेक्सुअल रिलेशंस भी थे। ठीक है, किसके? जावेद खान के और अहमद शाह बहादुर की मम्मी के, उधम बाई के। ठीक है, जावेद खान के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्या जावेद खान के ऊपर इतना जो ट्रस्ट रिपोज करा जा रहा है इसकी मदर के द्वारा, अहमद शाह बहादुर की मदर के द्वारा, जिनका नाम था उधम बाई, क्या ये सच में इतना केपेबल था, या फिर जस्ट बिकॉज ये उनका आशिक था तो इस वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको दे दी गई? नहीं दोस्तों, जावेद खान जो है वो एक केपेबल पर्सन था मुगल अथॉरिटी के अंदर, तो ये एक इफेक्टिव रीजेंट था। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों रीजेंट टर्म का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी समझदारी के लिए आपको समझना पड़ेगा इसको। रीजेंट हम किसको कहते हैं? देखो, मुगल एरा में, मुगल टाइम्स पर रीजेंट एक ऐसी अथॉरिटी ऑफ पर्सन को कहा जाता था कि मुगल एम्परर का वो दाहिना हाथ है, मतलब उसकी परछाई है। अब ऐसा क्यों? तो हम इसके लिए और कोई टर्म यूज क्यों नहीं करते हैं, हम उसको वजीर वगैरह वो क्यों नहीं कहते हैं? इसका रीजन ये होता है, हम रीजेंट टर्म को लाइमलाइट में, पिक्चर में डिस्कशन के लिए तब लेकर आ रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात को, जब मुगल एम्परर या जो राजा है कोई भी, वो अभी उम्र में छोटा है। यहां पर एक तो बात आ गई एज की, उम्र में छोटा है, या फिर उसके अंदर रूल करने की अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो इसकी मम्मी की नजरों में, मैंने आपको बताया, अहमद शाह बहादुर वैसे ही निब्बा था,
इसको इसकी मम्मी वैसे ही बोलती रहती थी कि भाई भले ही तुम मुगल एम्परर बन गए हो लेकिन तुम छोटे हो, अभी तुम कुछ नहीं जानते हो राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, अभी मुगल एम्पायर की बैंड बजी हुई है। तो अपने अंकल को, जिसको उधम बाई ने एक तरीके से अहमद शाह बहादुर का दूसरा पापा बनाकर रखा हुआ था, ठीक है, उसको बोलती थी कि तुम पूरी की पूरी तरीके से मुगल एम्पायर को एक डायरेक्शन दो, एम्परर मेरा बेटा ही रहेगा लेकिन सब कुछ तुम्हें संभालना है। तो क्या वो केपेबल था? यस, वो एक इफेक्टिव रीजेंट था। और रीजेंट मैंने आपको बता दिया इसको क्यों कहा जाता है। रीजेंट कोई पोजीशन को नहीं कहा जाता, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है मुगल एम्पायर के अंदर। सिर्फ वो पर्सन जो कि आपसे एक्सपीरियंस में, उम्र में बड़ा है, और क्योंकि बीइंग अ मुगल एम्परर आप छोटे हो, अभी बहुत सारी चीजों के बारे में जानते नहीं हो, आपका उतना एक्सपोजर नहीं है, या फिर आपकी लाइफ के ऊपर एक मौत का खतरा मंडरा रहा है दुश्मनों के द्वारा, तो आपको एक पर्सन फादर की तरह गाइड कर रहा है। और यहां पर तो प्रैक्टिकली ये फादर की तरह ही गाइड कर रहा है, क्योंकि उधम बाई के साथ इनके रिश्ते तो बहुत अच्छे ही थे, ठीक है। तो ये एक रीजेंट था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अहमद शाह बहादुर, जो कि 14th मुगल एम्परर था। अब क्या होता है, जावेद खान ने सफदरजंग की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज करने की कोशिश करी। और सफदरजंग कौन था? इनकी एम्पायर में इस टाइम पर ये वजीर था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर था 1748 से लेकर 53 तक। सफदरजंग भी एक केपेबल पर्सन था, ठीक है। लॉयल था कि नहीं था इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन सफदरजंग को पसंद नहीं आता था कि मुगल एम्परर अहमद शाह बहादुर मुझे इतना नहीं समझा रहे हैं, मुझे इतनी रोक टोक नहीं कर रहे हैं, मेरे काम में इतनी दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, तो भाई तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? तेरे पास तो कोई पोस्ट भी नहीं है, तेरे को तो बस उधम भाई ने बोल दिया है, तो तू हर जगह जो है अपनी नोज पोक करने चला आता है। सफदरजंग को बीइंग वजीर, वो प्राइम मिनिस्टर था, छोटा मोटा पर्सन नहीं था, और वजीर जो अथॉरिटी है, जो ये टाइटल है, आप जानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड कर रखता है, छोटा मोटा पर्सन नहीं है, टॉप का पर्सन है आफ्टर मुगल एम्परर। सफदरजंग को पसंद नहीं आता था कि हर जगह जो है मेरे काम में अड़ंगी देने, दखल अंदाजी करने चला आता है। तो क्या हुआ, 1752 के अंदर सफदरजंग ने, जो कि वजीर था, उसने उधम बाई के आशिक को, जावेद खान को मार डाला, जान से मार दिया, ठीक है। अब अहमद शाह की एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस तो थी, अभी तक जावेद खान उसको गाइड कर रहा था, अब वो भी नहीं रह गया, ठीक है। तो दूसरे पापा जो गैर पापा थे इन भाई साहब के, वो भी मर गए। इसकी वजह से एक जो वजीर था वो राइज हुआ, ये वाला वजीर नहीं, सफदरजंग की इंपॉर्टेंस भी गिर गई थी मुगल पॉलिटिक्स के अंदर, और एक नया वजीर लाइमलाइट के अंदर आता है जो कि अपने हाथ में पावर होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हुआ करता था, और उसका नाम था इमाद उल मुल्क। तो इमाद उल मुल्क जो है वो वजीर इमर्ज होकर आता है मुगल एम्पायर के अंदर फ्रॉम 1754 टू 1760। इसका भी कार्यकाल लगभग 6 साल का है, ठीक है। 1754 में इमाद उल मुल्क के इरादे जो थे वो कुछ अच्छे नहीं थे मुगल एम्परर अहमद शाह बहादुर को लेकर, ठीक है। तो इसने क्या करा, साल 1754 में इमाद उल मुल्क ने तख्त से उतरवा दिया अहमद शाह बहादुर को, और बाद में इसको और इसकी मम्मी को, अहमद शाह बहादुर को और उसकी मम्मी को, उधम बाई को ब्लाइंड कर दिया, ठीक है। अब ब्लाइंड करने का यहां पर इंटरप्रिटेशन दोस्तों दो है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद से उनकी आंखों में धूल झोंक कर जो इसको अपने मन मुताबिक करना था शायद से वही कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहां पर ब्लाइंडेड करने का सच में यह मतलब है कि इसने चालाकी से एक षड्यंत्र एक दिन ऐसा रचा था कि इसने मां और बेटे की आंख जो है वो फोड़ दी थी, वो अंधा कर दिया था उनको। ये प्रैक्टिकली मतलब है कि यहां पर एक कहते हैं ना कि अंधकार में किसी को रखना, उसके पीठ पीछे कुछ करना, ये पीठ पीछे वाला काम नहीं है। यहां पर ब्लाइंडेड का प्रैक्टिकली मतलब है कि आंखें फोड़ दी थी मां और बेटे की, अहमद शाह बहादुर की और उसकी मदर उधम बाई की, ठीक है। फिर अहमद शाह बहादुर ने बाद में अपने जो बचे कुचे साल थे वो जेल के अंदर काटे। अब देखो मुगल एम्परर्स की हैसियत देखो आप इस टाइम पर, ये मुगल एम्परर है, इसकी मम्मी जो है, मैंने आपको टाइटल अभी बताया था, वो है क्वीन मदर, ठीक है। लेकिन माँ बेटे की कोई औकात ही नहीं है इस टाइम पर। जो वजीर है वो अपनी मर्जी से आके कभी कुछ भी कर रहे हैं। आपने पास में डिस्कशंस में सुना, नोबल्स जो हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो भी कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। तो इमाद उल मुल्क ने माँ और बेटे को जेल में डाल दिया, और
जो है अहमद शाह बहादुर, ये वहीं पर मर गया फिर जेल में 1775 में। ठीक है, इमाद उल मुल्क ने जीते जी इसको कभी रिलीज नहीं करा, तो इसकी कहानी हो गई यहीं पर खत्म पूरी की पूरी तरीके से। तो ये टॉपिक समझ में आया ईशा, अंजलि, मयूर, कोई दिक्कत? ठीक है, अगले मुगल एम्परर के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है आलमगीर II। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल है डेट इज फ्रॉम 1754 टू 1759। ठीक है, ये एक 55 साल का प्रिंस था। अब देख रहे हो, प्रिंस था 55 साल का, लेकिन क्या मतलब कहने का मतलब यह है कि अभी तक तख्त पर आकर नहीं बैठा था। और इसका ओरिजिनल नाम आलमगीर II नहीं था, आपको पहले इसका ओरिजिनल नाम समझना पड़ेगा। इसका ओरिजिनल नाम था अजीज उद्दीन। ठीक है, और अजीज उद्दीन जो है ये जेल में था कब से? 1714 से। जो इसके फादर थे ना, ठीक है, जब इसके जो फादर थे एम्परर जहांगीर शाह, उसको तख्त से उतार दिया गया था फारूक सियार के द्वारा। मैंने आपको बताया था जहांगीर शाह का नेफ्यू था फारूक सियार, आपको याद होगा ये। तो ये जो है जहांगीर शाह का बेटा था अजीजुद्दीन। बाप को तख्त से उतारा इसने फारूक सियार ने, बेटे को अजीजुद्दीन को जेल में डाल दिया था। 1714 से ये जेल की कैद में बंद था। ठीक है, हमने जो अभी इमाद उल मुल्क के बारे में पढ़ा, जो कि मुगल एम्पायर के अंदर आकर एक पावरफुल वजीर बन गया था, और इस कदर कि उसने एक मुगल एम्परर अहमद शाह बहादुर और उसकी मदर उधम बाई को ब्लाइंड कर दिया था, आंख फोड़ दी थी उनकी, और एम्परर को कारावास में डाल दिया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इमाद उल मुल्क को इसमें होप दिखती थी। आलमगीर II जिसको हम कह रहे हैं, जिसका ओरिजिनल नाम है अजीजुद्दीन, इसको इसने जेल से छुड़वाया और इसकी क्राउनिंग करी। देख रहे हो, वजीर खुद नहीं बना मुगल एम्परर, ये लोग खुद नहीं बनते थे मुगल एम्परर। मैंने आपको इनिशियली डिस्कशन में बताया था जब हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी, जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था। उसका सिंपल सा रीजन दोस्तों पता है क्या था? उसका एक आंसर मैं आपको देता हूं हमेशा के लिए, आप याद रखना कि कोई भी पर्सन जो नोबल है, वजीर है, कोई भी है, वो मुगल एम्परर की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनको अंधा कर दे रहे हैं, उनको तख्त से उतार दे रहे हैं, यानी कि डिपोज कर दे रहे हैं, या उनका मर्डर कर दे रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर इनमें पावर की भूख दिख रही है, लेकिन ये फिर खुद क्यों अपने आप को डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते हैं मुगल एम्परर? उसके पीछे दोस्तों एक सटीक आंसर है आपका, पीपल ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे ये क्या आंसर हुआ? लेट मी एक्सप्लेन। पीपल ऑफ इंडिया का दोस्तों यहां पर रेफरेंस इस कंटेक्स्ट में राइट बैठता है, लॉजिकल बैठता है कि उस टाइम पर भारत की जो जनता है वो अभी भी एक मुगल खून को, मुगल वंश को ही ओरिजिनल तख्त पर देखना चाहती थी, क्योंकि वो उसे ही सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी मानती थी। इसलिए आप आगे चलकर अभी मेरे साथ डिस्कशन में देखोगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती तो बहुत सारे मुगल एम्परर्स को उन्होंने क्या करा, पेंशनर बनाया था। अभी आप आगे चलकर मतलब मेरे साथ सीखोगे डिस्कशन में, पेंशनर बनाया था कि उनको बोल देते थे अब आप कुछ भी नहीं हो, चुपचाप यहाँ चले जाओ, प्यार से जीवन अपना काट लो, हर साल हम तुम्हें इतनी रकम, इतनी पैसों की गड्डियाँ पहुँचाते रहेंगे, तुम्हारा खाना पीना, अय्याशी, लड़की नचाना, सब कुछ आराम से चलता रहेगा, बस उधर जाके चुपचाप बैठे रहना, कोई चू चपड़ मत करना। तो बेसिकली अब होता क्या है कि हमें ऐसा लगेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर भारत की सेंट्रल कमान अपने हाथों में क्यों नहीं संभाल ली फिर, अगर वो मुगल एम्परर की इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं? क्योंकि उसका रीज़न है पीपल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के लोग उस ज़माने में, इस टाइम पर आप कह सकते हो कि आज भी वो ये देखा करते थे कि मुगल वंश का जो खून है उसी को तख्त पर बैठना चाहिए और उसी को वो एक सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे। इस वजह से कोई भी ये गलती नहीं कर सकता था कि हम आएंगे, अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे मुगल एम्परर, लेकिन अगर जनता का समर्थन नहीं होगा तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, कोई हमें टैक्स नहीं देगा, कोई हमसे डरेगा नहीं, और हर जगह रिवोल्ट्स वगैरह होते रहेंगे। तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना, दिमाग खर्च करना क्यों करना है? जो हमें ठीक लगेगा हम उसको बना देंगे, मुगल तख्त पर बैठा देंगे एस मुगल एम्परर, दूसरे वाले को उतार देंगे या उसका मर्डर कर देंगे या फिर उसकी आंखें फोड़ देंगे, जैसे माँ बेटे के साथ करा गया। तो इमाद उल मुल्क ने इसको प्रिजन से रिलीज करा, अजीजुद्दीन को, इसकी क्राउनिंग करी एज एम्परर विद द रीगनल नेम। अब रीगनल नेम दोस्तों मतलब होता है जब आप किसी भी एक मोनार्क को या किंग को
कोई एक नाम देते हो, ठीक है, या तो मोनार्क को या किंग को आपको एक नाम देते हो, उसको हम कहते हैं रीजनल नेम, कि इसकी तख्त पोशी हुई है, इसकी ताज पोशी हुई है, आज इसने कमान संभाली है एज किंग, एज क्वीन। और यहां पर अगर हम बात करें एज मुगल एम्परर, तो इमाद उल मुल्क ने ही इसे ये टाइटल दिया था ऑफ आलमगीर टू। ये क्वेश्चन एक अच्छा खासा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि आलमगीर टू एक मुगल एम्परर था, ठीक है, और उसका जो नामकरण करा गया था एज आलमगीर टू, क्योंकि ओरिजिनल तो उसका नाम क्या था, अजीजुद्दीन। वो किसने करा था, तो वो एक वजीर ने करा था जिसका नाम था इमाद उल मुल्क, ठीक है। अब आलमगीर टू को इसने तख्त पर तो बिठा दिया, अभी तक तो वो जेल में बंद था। जीते जी उसने कुछ तो सीखा नहीं कि कैसे रूल करा जाता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है, कैसे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा जाता है। तो बेसिकली आलमगीर टू का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, या फिर युद्ध नीति कैसे लड़ी जाती है, कैसे कितने घोड़े सिपाही जो हैं, हाथी रथ वगैरह जाएंगे किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए, कुछ भी नहीं जानता था, ठीक है। क्योंकि दिक्कत ये थी ना कि ये अपने बाप के टाइम से जब से फारूक सियार ने इसके बाप को जहांगीर शाह को तख्त से उतारा था, ये 1714 से जेल में बंद था। इमाद उल मुल्क ने इसे अभी निकाला है, निकालते ही इसे जेल से ताजपोशी इसकी कर दी कि भाई आप हो अब 15th मुगल एम्परर, कुछ भी नहीं जानता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कुछ भी नहीं जानता वॉरफेयर के बारे में। तो बेसिकली ये एक पपेट बनकर रह गया, ये एक कठपुतली बनकर रह गया, ठीक है। और उसको नचा कौन रहा था, इमाद उल मुल्क। सारी पावर जो थी वो इमाद उल मुल्क के हाथ में थी, बस जो नाम होता था कि भाई तुम्हारे नाम पर हम ये कर रहे हैं, तो नाम इसका हो जाता था आलमगीर टू का, ठीक है। अब 1738 से लेकर 1767 तक, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, याद रखना। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूं। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। 1738 से लेकर 1767 तक नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, आपने इनका नाम सुना होगा। इतिहास में अगर कोई सबसे बड़े लुटेरे रहे हैं जो कि भारत को लूट कर गए हैं, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस चिड़िया के तोड़ तोड़कर सोने के पंख जिन्होंने निकाले हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने निकाले हैं, लेकिन ये दो फॉरेन इन्वेडर्स इतने हरामजादे थे कि एक से एक बेहतरीन चीज जो हमारे देश में हुआ करती थी, इतने बार इस देश को लूट लूट कर, बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट सामान जो था, जो गोल्ड होता था, जो इंपॉर्टेंट तख्त होते थे, बहुत ज़्यादा जो पैसा होता था, इवन जो मंदिर के अंदर इतने बेहतरीन दरवाजे, मूर्तियाँ और जो सोने के कुछ चीज़ें लगी होती थी, ये बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीज़ें लूट कर गए हैं नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने इन्वेड करा था मुगल एम्पायर को, ठीक है। अब मुगल एम्पायर का मतलब ये है कि उनके घर में नहीं घुस गए थे, ओवरऑल जिस टाइम पर मुगल्स का रूल चल रहा था उस टाइम पर भारत को इन्वेड करा था, ठीक है। आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि अगर यहां पर मुगल एम्पायर लिखा हो ना, आप इसको काट कर अपनी बुक के अंदर इंडिया कर सकते हो सिंपली, ठीक है। आप मुगल एम्पायर मत लिखना, वरना हो सकता है कि आपकी इंटरप्रिटेशन आपको ये बोले कि शायद से एम्परर को ही लूटने आए थे, नहीं, हिंदुस्तान को लूटने आए थे। रूल उस टाइम पर मुगल एम्पायर का बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तान के अंदर चल रहा था। तो 1738 से लेकर 67 तक नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड करा इंडिया को, एक बार नहीं, अनगिनत बार, ठीक है, सेवरल टाइम्स, मतलब अनगिनत बार इन द सेंस कि बहुत बार लूटा, जिसकी वजह से जो एम्पायर का जो बचा कुचा जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो भी मिट्टी में मिल गया, और पूरे देश की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो धूल चाटने लगी, ठीक है। क्योंकि तिजोरी के पास मुगल एम्पायर में जो तिजोरी हुआ करती थी उसमें कोई पैसा ही नहीं बचा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना, बैटल ऑफ प्लासे 1757 में जो हुआ था वो भी आलमगीर टू का जब कार्यकाल चल रहा था, इसी के रेन में, इसी के एरेना में वो बैटल ऑफ प्लासे लड़ा गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखना। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे 16th मुगल एम्परर की, शाह आलम टू की, जो कि एसोसिएटेड है, आपने लक्ष्मीकांत में भी इनका नाम सुना होगा, बैटल ऑफ बक्सर के साथ। और उसके बाद जब ये हार गए थे शाह आलम टू, इन्होंने एक कोलिजन बनाई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए थे और इनको दीवानी राइट्स देने पड़े थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। आई होप लेक्चर आपके लिए यूजफुल होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और डिस्कशन फ्रूटफुल लग रही होंगी। नोट्स अपने प्रिसाइज वे में
कंसाइज तरीके से आप बनाते रहना और टाइमली रिवीजन करते रहना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।